रोगे जमीन पर इंतहाई जोरदार धमाके के साथ गिरता है, जिससे हर तरफ मिट्टी और धुएं का एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। धमाके की जगह से धुआं आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू होता है और फिनिक्स का लिटिल बर्ड अपने हेलमेट पर लगे पंखे की मदद से हवा में उड़ते हुए नीचे गड्ढे की तरफ देखता है। ये छोटा परिंदा उड़ते हुए हैरत और फिक्र से चहचहाता है और रोगे के गिरने की जगह पर बने गहरे शिगाफ को देखता है। आखिरी मंजर में रोगे उस गड्ढे से सही सलामत बाहर निकलता है, लेकिन उसका पूरा जिस्म धुएं से काला हो चुका है, बील बिखरे हुए हैं और वो सदमे की हालत में आंखें फाड़े गमसम खड़ा नजर आता है। रोगे सदमे की हालत में चलाता है कि दादी, आप पैसों के लिए लोगों का कत्ल कर रही हैं। इसी दौरान एक पुरस्कार ऐलान गूंजता है कि यहाँ दाखिल होने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन कामयाब हो चुकी है और अब सब अगली सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रोगे हैरानी और उलझन से उर्द गिर्द देखता है, जबकि वो गैबी आवाज बताती है कि सही लोगों का इंतखाब एक मुकाबले के जरिए किया जाएगा। ऐलान में मजीद वाज़ेह किया जाता है कि यहाँ अपनी जीत के लिए किसी भी हरबे के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सफाई की परेशानी और दुश्वारी की वजह से किसी को जान से मारने की सख्त मुमानियत है। मैदान में मौजूद खतरनाक और कवि हैकल जंगजुओं के हुजूम को दिखाया जाता है और आवाज़ कहती है कि बिल आखिर सिनसिट कॉलेज में आप सबका इस्तकबाल है। रोगे खुद को एक बहुत बड़े उखाड़े या स्टेडियम के मरकज में पाता है, जहाँ सामने सिनसिट कॉलेज की बुलंदोबाला इमारतें मौजूद हैं। वो हैरत से मुड़कर देखता है, क्या ये वाकई सिनसिट कॉलेज है? वहाँ मौजूद दूसरे खतरनाक उम्मीदवार मुड़कर रोगे की तरफ घूरना शुरू कर देते हैं। एक सुर्ख पट्टी बांधे लड़का रोगे का मुलूक सा चेहरा देखकर तंजन कहता है, ओह, तो यहाँ एक नया चूजा आया है। वो लड़का रोगे का मजाक उड़ाते हुए बदतमीजी से हंसता है और कहता है, आखिर सिनसिट कॉलेज का मयार अब इतना नीचे कैसे गिर गया है कि ऐसे बच्चों को भी यहाँ आने की इजाजत मिल गई। सुर्ख पट्टी वाला लड़का अपनी मुट्ठी तानते हुए रोगे को धमकाता है कि वो अपनी स्टोन फर्स्ट के जरिए उसे यहाँ और बाहर की दुनिया का फर्क समझाएगा। इसी दौरान उसके पीछे खड़ा एक इंतहाई कवि हैकल और बड़ा जंगजू आगे बढ़ता है और उसे हुक्म देता है, एक तरफ हट जाओ। बड़े जंगजू की ये आवाज़ सुनकर सुर्ख पट्टी वाला लड़का सदमे और खौफ से पीछे मुड़कर देखता है, जबकि रोगे के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट आ जाती है। वो लड़का बड़े जंगजू के सामने भी घबराने के बजाय अपनी ताकत के घमंड में मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है। वो पूरी कुव्वत से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट के साथ इस बड़े जंगजू के सीने पर मुक्का मारता है, जिससे एक जोरदार आवाज पैदा होती है। मुक्का मारने के बाद वो मगरूर लड़का हंसते हुए चलाता है कि उसका एक मुक्का खा कर देखो, अब तुम मुझे यहाँ से हटने के लिए कहने के लायक नहीं रहोगे। वो घुमंड से दावा करता है कि उसके मुक्के इंसान के अंदरूनी आज़ा को हिलाकर रख देते हैं और उसके वार से तो एक हाथी भी अंदरूनी खून बहने की वजह से मर जाए। लेकिन अगले ही लम्हे एक चौंका देने वाले झटके के साथ फिजा तब्दील होती है और बड़े जंगजू के दो कवि हैकल हाथ तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो बड़ा जंगजू इस लड़के के मुक्के का कोई असर लिए बगैर पलक झपकते ही उसे अपने दोनों बाजुओं के एक इंतहाई मजबूत और खौफनाक घेरे बैर हग में जुकड़ लेता है। सुर्ख पट्टी वाला लड़का जुकड़े जाने पर बुरी तरह घबरा जाता है और चीखता है, तुम अब भी कैसे हरकत कर सकते हो, मुझे छोड़ो। जैसे ही बड़ा जंगजू अपने बाजुओं का दबाव बढ़ाता है, उसके पट्टों की रगें चमकने लगती हैं और एक जोरदार आवाज के साथ इस मगरूर लड़के की पसलियां टूट जाती हैं। ये दर्दनाक और खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद दूसरे उम्मीदवारों की चीखें निकल जाती हैं और वो खौफ से आंखें फाड़े देखते रह जाते हैं। रोगे ये सब देखकर दिल में सोचता है कि वो लूजर वाकई आसमान और जमीन की वुसअत फर्क से बिल्कुल नावाकिफ था। वहां मौजूद लोग किनाया करते हैं कि ये देव कामत जंगजू ताइगांग है, जो अपनी नाकाबिले तस्खीर ताकत की वजह से मशहूर है और इस सेशन का सबसे मजबूत उम्मीदवार है। रोगी इसे देखकर उसके दबाव और दहशत को शिद्दत से महसूस करता है, लेकिन खौफजदा होने के बजाय रोगी के चेहरे पर एक गहरी और पुरअसरार मुस्कुराहट आ जाती है और वो इस सूरत हाल को दिलचस्प करार देता है। रोगी खुद से कहता है कि सिनसिट कॉलेज वाकई बहुत दिलचस्प जगह है, क्योंकि अगर यहाँ के लोग भी उसके गांव के जाहिल लोगों जैसे होते तो ये सफ़र इंतहाई बोरिंग हो जाता। वो फिनिक्स को याद करते हुए सोचता है कि वो इस सिनसिट कॉलेज को देखना चाहता है जिसे फिनिक्स ने अपनी बातों से इतना पुरअसरार और खौफनाक बना दिया था। वो तजस्सुस और हैरत से सोचता है कि आखिर ये किस किस्म की अजीब और ख़तरनाक जगह है। मंजर के आखिर में आसमान पर उड़ते काले कौओं के पस मंजर में रोगे पूरे अज़्म के साथ खुद से वादा करता है कि वो अब किसी को भी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देगा, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा मौका है। मंजर तब्दील होता है और सिनसिट कॉलेज की इमारत के अंदर एक कमरा दिखाया जाता है जहां अलमारी और कुछ डब्बे रखे हैं। अगले ही पुल एक फौजी जैकेट पहने लड़का उड़ता हुआ आता है और जोरदार
जोरदार धमाके के साथ दीवार से टकराता है। वो लड़का शदीद जख्मी हालत में खून बहाते हुए इसी टूटी हुई दीवार के सहारे नीचे गिर जाता है। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका है और नाक और मुंह से खून निकल रहा है। इसी कमरे में चश्मा लगाए और सब्ज रंग का चमकदार लिबास पहने एक पुरअसरार उस्ताद टीचर गाव नमूदार होता है, जिसके गिर्द नीले रंग का जादुई ऑरा चमक रहा है। वो उस जख्मी लड़के को देखकर कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ चीजें नहीं बेच सकते, नाफरमान लड़के जो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है। वो पुरअसरार उस्ताद मुस्कुराते हुए अपने चश्मे को ठीक करता है और उसके मुंह से एक नोकेला दांत बाहर निकला हुआ नजर आता है। वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है जो लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया है। इसी दौरान दरवाजा खुलता है और सूट पहने एक बड़ा रोबदार शख्स अंदर दाखिल होता है। उस्ताद गाव चूक कर मुड़ता है और कहता है, डायरेक्टर टीचर गाव। वो आने वाला शख्स कॉलेज का डायरेक्टर है जो मुस्कुराते हुए कहता है, असेसमेंट मुकाबला शुरू होने वाला है, क्या तुम इस सेशन के उम्मीदवारों की कारकर्दगी देखने नहीं चलोगे? उस्ताद गाव अपने नौकीले दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराता है और डायरेक्टर की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहता है, नहीं, मैं बच्चों के इम्तिहानात के इस तरह के खेल कूद में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन जब डायरेक्टर ये इंकशाफ करता है कि सुना है इस आदमी का बेटा भी यहाँ आ रहा है, तो उस्ताद गाव के चेहरे के तासुरात अचानक बदल जाते हैं। डायरेक्टर मजीद मुस्कुरा कर बताता है कि और जाई फैमिली का जानशीन भी इसी साल यहाँ आया है, जिस पर उस्ताद गाव गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहता है, अच्छा। वो सनसेट कॉलेज की छतों की तरफ देखता है जहां धुआं उड़ रहा है और कहता है, तब तो ये खेल अब कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। उखाड़े में मौजूद तमाम उम्मीदवारों के लिए बाकायदा ऐलान शुरू होता है। सब लोग मुतवज्जे हों, इम्तिहान शुरू होने वाला है। बराहे करम कवानीन को गौर से सुने। कानून नंबर 1, इस इम्तिहान का असल किरदार सिंसेट कॉलेज के कौवे हैं। रोगे हैरानी से अपने कंधे पर बैठे लिटिल जीगो को देखता है और सोचता है, कौवे कौवे, क्या वो स्टेज के कोई नकली परिंदे हैं? ऐलान में दूसरा कानून बताया जाता है, कॉलेज में ऐसे सैकड़ों कौवे मौजूद हैं। आपका काम सिर्फ उन कौवे को पकड़ना है जिनके पास पास पेपर मौजूद है। कानून नंबर 3 के मुताबिक अगर किसी कौवे के टखनों पर पास पेपर बंधा हुआ हो तो उसे हासिल करके संभाल लें। अगर मुकर्ररा वक्त खत्म होने तक वो पेपर आपके पास रहा तो आपको कामयाब तसव्वुर किया जाएगा। मजीद कवानीन वाज़ेह किए जाते हैं। तरीकाकार की कोई हद नहीं है, लेकिन किसी का कत्ल करना सख्त ममनू है। इस पूरे टास्क के लिए वक्त की हद 3 घंटे है और आखिरी सेकंड तक पेपर अपने पास रखने वाला ही पास माना जाएगा। पूरे कॉलेज में सिर्फ 50 कौवों के पास ये पास पेपर है। ये सुनकर रोगे के माथे पर पसीना आ जाता है और वो सदमे से सोचता है, सिर्फ 50 फैक्टोरियल? दूसरे लफ्जों में यहाँ मौजूद कम अज कम 1000 लोगों में से सिर्फ 50 लोग ही पास हो सकते हैं। क्या यहाँ का पासिंग रेट इतना कम है? रोगे अपने इर्द गिर्द जमा होने वाले जंगजुओं को देखकर हैरान होता है कि वो यहाँ के कवानीन सुनकर जरा भी हैरान क्यों नहीं हुए और क्या उन्हें पहले ही से सनसेट कॉलेज के उसूल मालूम थे। रोगे के चेहरे पर एक पुरएतमाद मुस्कुराहट आती है और वो फैसला करता है कि अब उसे भी अपना पूरा जोर लगाना होगा। मैदान में मौजूद तमाम उम्मीदवार चौंकने हो जाते हैं और आसमान पर कौवों का हौल उड़ता हुआ दिखाई देता है। रोगे भी गहरी मुस्कुराहट के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। इसी दौरान ऑफिशियल ऐलान गूंजता है, चलो असेसमेंट शुरू करते हैं, और कॉलेज की इमारतों के ऊपर कौवों की उड़ान तेज हो जाती है। स्क्रीन पर 3 घंटे का टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाता है और उम्मीदवार छतों पर पोजीशन संभालते हुए कहते हैं कि खेल का आगाज हो चुका है। दूसरी तरफ दूरी से इस मंजर को देखते हुए डायरेक्टर कहता है कि ये सेशन वाकई बहुत से लोगों की उम्मीदों के मुताबिक होने वाला है। उस्ताद गाव अपनी सुर्ख आंखें चमकाते हुए पुरअसरार अंदाज में हंसता है और कहता है कि वो दोनों लड़के उसे बिल्कुल मायूस ना करें, क्योंकि उसने अब समझ लिया है कि उनके साथ आगे कैसे पेश आना है। आखिरी मुनाजिर में उस्ताद गाव भूख या तजस्सुस के मारे अपने नौकीले दांतों पर जबान फेरता है और पसे मंजर में एक सुनसान गली की दीवार पर रेंगती छुपकली दिखाई जाती है, जो उस सनसनीखेज और खतरनाक टेस्ट के बाकायदा आगाज को जाहिर करती है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, उम्मीदवार कुओं को पकड़ने के लिए उखाड़े से बाहर निकलकर सनसेट कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ दीवानावार दौड़ना शुरू कर देते हैं। रोगे अब भी वहीं उखाड़े के मरकज में खड़ा है और पुरजोश हुजूम को इमारतों की तरफ भागते हुए देख रहा है। वो कुछ देर वहीं खड़े होकर सूरत हाल का जायजा लेता है और फिर मुस्कुराते हुए अपने सफर का आगाज करने के लिए इमारत की तरफ बढ़ता
है। रोगे सुनसेट कॉलेज की एक पुरानी लकड़ी की बनी कॉरिडोर में दाखिल होता है, जहां हर तरफ खामोशी छाई हुई है। अचानक कॉरिडोर की दूसरी तरफ से दो कुएं उड़ते हुए उसकी तरफ आते हैं, जिन्हें देखकर रोगे चौंकना हो जाता है। वो गौर से देखता है तो उसे मालूम होता है कि इनमें से एक कुएं के टखने पर सचमुच एक सफेद रंग का पास पेपर बंधा हुआ है। रोगे खुशी से चलाता है, ओह, मुझे तो शुरू होते ही मिल गया। लिटिल जीगो, देखो, इस कुएं के पास पेपर मौजूद है। वो बिना कोई वक्त गंवाए हुआ में छलांग लगाता है और इंतहाई पर एतमाद अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस कुएं को जकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अगले ही पुल वो कुआं इंतहाई चस्ती से चकमा देकर रोगे के हाथ के ऊपर से उड़ जाता है और रोगे का वार खाली चला जाता है। रोगे जमीन पर गिरता है और हैरत और सदमे से आंखें फाड़े उड़ते हुए कुएं को देखकर कहता है, ये तो बहुत तेज निकला। रोगे उड़ते हुए कुएं को देखकर हैरान होता है कि वो सीधा उड़ने के बजाय जिग-जैग तरीके से हरकत कर रहा है, जिसकी वजह से उसे आम परिंदे की तरह पकड़ना नामुमकिन है। वो मायूस हुए बगैर दोबारा पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, तो अब मैं अपनी असल रफ्तार दिखाता हूँ। रोगे अपने अंदरूनी तवानाई एनर्जी को बेदार करता है, जिससे उसके पैरों के गिर्द एक तेज धमाके के साथ बिजली जैसी नीली लहरें चमकने लगती हैं। वो एक नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और उसके तेज कदमों की वजह से राहदारी की लकड़ी का फर्श पटाखों की तरह टूटना शुरू हो जाता है। वो बिजली की चमक जैसी स्पीड के साथ हवा में उड़ते हुए कुएं के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। उसकी रफ्तार देखकर कुआं भी खौफजदा हो जाता है। रोगे हुआ में तीरते हुए निहायत चस्ती से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक ही झटके में उस कुएं की टांग को मजबूती से पकड़ लेता है। कुएं को दबोचने के बाद रोगे कामयाबी की पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ जमीन पर उतरता है। रोगे ने अभी अपनी जादुई रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए कमाल चस्ती से इस तेज रफ्तार कौवे को पकड़ा ही था और वो कामयाबी की खुशी मना रहा था कि अचानक फिजा में एक सनसनीखेज तब्दीली आती है। सिनसेट कॉलेज की इस खामोश राहदारी में एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जहां इस साल के इम्तिहानात का सबसे खतरनाक और नाकाबिले शिकस्त माना जाने वाला देवकामत जंगजू ताइगांग खिड़की के शीशे और लकड़ी के भारी फ्रेमों को ताश के पत्ते की तरह बिखेरता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो जाता है। ताइगांग का वहां आना कोई आम एंट्री नहीं थी, बल्कि वो एक भूखे शेर की तरह रोगे पर झपटता है। इसका चार्ज और रफ्तार इतनी गैर इंसानी होती है कि हवा के दबाव और इसके भारी बूटों की ज़रब से इमारत का वो पूरा हिस्सा ताश के महल की तरह गिरने लगता है और लकड़ी का मजबूत फर्श मकड़ी के जाले की तरह फट जाता है। रोगे को संभलने या पोजीशन बदलने का एक सेकंड का हजारवां हिस्सा भी नहीं मिलता और शीशे के तेज धार टुकड़े इसके चेहरे के पास से हुआ को चीरते हुए गुजरते हैं। ताइगांग का असल मकसद रोगे को मारना नहीं, बल्कि इससे वो कीमती पास पेपर छीनना था। इसलिए वो हुआ में ही रोगे के हाथ को दबोचते हुए इस कौवे को अपने बड़े और मजबूत हाथ में जकड़ लेता है। इसका ये वार इतना अचानक और हिला देने वाला होता है कि रोगे की तमाम तर जादुई तवानाई इसके सामने धुरी की धुरी रह जाती है। कौवे पर अपना कब्जा जमाने के बाद ताइगांग वहां रुकता नहीं, बल्कि इमारतों के दरमियान एक फलक शगाफ छुलांग लगाता है और मलबे और मट्टी का तूफान उड़ाता हुआ दूसरी इमारत की छत पर जा उतरता है, जहां इसके पैरों के दबाव से छत की तहें हिल जाती हैं। दूसरी तरफ ताइगांग के इस हौलनाक हमले के धचके और पैदा होने वाली धमाका खेज लहरों के बायस रोगे हुआ में कई फुट दूर जा उछलता है और अपना तवाज़ुन खोकर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरता है। ताइगांग छत पर उतरने के बाद एक गहरी पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ सिगरेट का धुआं हुआ में उड़ाता है और तफाखुर से कहता है, छोटे मियाँ, ये कौवा अब मेरा हुआ, तुम्हारी मेहनत का शुक्रिया। वो कौवे के टखने पर बंधे इस चमकदार सफेद पास पेपर को देखकर दिल ही दिल में अपनी खुशकिस्मती पर नाज करता है कि पहली ही कोशिश में कामयाबी इसके हाथ लग गई। वो जानता है कि अगर वो कौवे को अपने साथ रखेगा तो दूसरे उम्मीदवारों की नज़रों में इसका टारगेट बहुत बड़ा और वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए वो निहायत यारी से इस छोटे से पेपर को खोलकर अपनी उंगलियों में दबा लेता है और इस बेचारे कौवे को वहां से झड़कते हुए हुआ में आज़ाद कर देता है। दूसरी तरफ ताइगांग के चार्ज के झटके से कॉरिडोर से नीचे गिरने वाला रोगे सीधा नीचे गली में मौजूद एक बड़े कचरे के ढेर डंपस्टर पर जा गिरता है। वो जगह गंदगी, खाली डब्बों, कप्पों और कचरे से भरी होती है, जहां चूहे रेंग रहे होते हैं। रोगे के गिरने की शिद्दत इतनी तेज होती है कि पूरे कचरे के ढेर में एक जोरदार धमाका होता है और गंदगी के पुरखचे हुआ में उड़ने लगते हैं। धुएं और धूल के इस गहरे गुबार के बीच कचरे के ढेर से रोगे का एक अंधेरा और खौफनाक साया सिलुएट उभरता है। इसकी आंखें गुस्से और
सदमे से काली नजर आ रही होती हैं। ताइगांग का ये धोखा और अपनी मेहनत का पेपर छिन जाने का दुख रोगे के अंदर छुपी सच्ची जादुई ताकत को जगा देता है। वो बिना एक पुल गनवाए कचरे के इस ढेर से बिजली की कड़कड़ाहट जैसी नीली और तेज रफ्तार एनर्जी की लहरें उड़ाता हुआ फिजा में एक पुरसरार और तेज रफ्तार साए शुआ की तरह ताइगांग के पीछे लपकता है। ताइगांग जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वो चूक कर पीछे मुड़ता है। रोगे कचरे के ढेर से निकलकर एक तेज रफ्तार झटके के साथ ताइगांग के बिल्कुल सामने नमूदार होता है। रोगे के चेहरे पर एक गहरी और खतरनाक मुस्कुराहट है और वो ताइगांग को चैलेंज करते हुए कहता है, शुक्रिया अदा करने में इतनी जल्दी मत करो। आखिरकार मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं ये पेपर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। क्या मैंने ऐसा कहा था? रोगे की ये पुरएतमाद वापसी देखकर ताइगांग के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो संजीदा हो जाता है। रोगे के जिस्म से एक बार फिर नीले रंग की जादुई एनर्जी की तेज लहरें निकल रही होती हैं, जो इसके गुस्से और ताकत को जाहिर करती हैं। ताइगांग तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, रफ्तार तो बुरी नहीं है। लगता है मेरा इस तरह तुम्हारे हाथ से कौवा छीनना भी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए काफी नहीं था। वो अपनी आंखों में गुरूर लाते हुए मजीद कहता है, मेरा नाम जाइंट ताइगांग है। अपने गिरने से पहले मेरा नाम अच्छी तरह याद कर लो, ताकि कम अज कम तुम्हें ये तो मालूम हो कि तुम किसके हाथों हारे हो। ये कहते ही ताइगांग अपनी खफनाक ताकत को बेदार करता है और इसका पूरा दायां बाजू पत्थर की मजबूत चट्टानों में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसके गिर्द पीले रंग के आग के शोले भड़क उठते हैं। वो अपने वजनी और खौफनाक हाथ को हवा में लहराते हुए कहता है, अगरचे मैं अभी वार गॉड को तलब नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इस आयरन बेसिशन की ताकत ही तुम्हारे पुरखचे उड़ाने के लिए काफी है। ताइगांग अभी अपने वार की तैयारी कर ही रहा होता है कि रोगे बिजली की चमक जैसी नाकाबिले यकीन स्पीड के साथ हवा में उछलता है और ताइगांग को संभलने का मौका दिए बगैर नीले रंग की जादुई एनर्जी से लैस एक जोरदार और सीधा मक्का ताइगांग के चेहरे पर दे मारता है। इस जबरदस्त वार से फिजा में पिंग का एक फलक शिगाफ धमाका होता है, जिससे ताइगांग का सर पीछे की तरफ झटका खाता है और वो सदमे से अपनी आंखें फाड़े रह जाता है। रोगे का ये जबरदस्त मक्का ताइगांग के चौड़े सीने पर सीधा जा लगता है और वहां से धुएं का एक स्याह बादल उठता है, लेकिन ताइगांग पहाड़ की तरह अपनी जगह जुमे खड़े रहकर रोगे को हैरान कर देता है। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए तकब्बुर से कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये सब बिल्कुल बेकार है। वो रोगे की ताकत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा ये वार ऐसा है जैसे कोई मेरी पेट पर इस तरह खारिश कर रहा हो। ये कहते ही ताइगांग अपनी चट्टान जैसी भारी मुट्ठी घुमाता है और एक जोरदार वार करने के लिए आगे बढ़ता है। रोगे खतरे को भांपते हुए सदमे से अपनी आंखें फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, ताइगांग की वो चट्टानी मुट्ठी एक हौलनाक धमाके होंग के साथ सीधी रोगे के जिस्म पर पड़ती है। इस हिला देने वाले वार के असर से रोगे उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और जमीन पर घसीटते हुए मिट्टी और धूल का तूफान खड़ा कर देता है। इसके मुंह से खून का फवारा निकलता है और वो शदीद दर्द की हालत में अपने अंदरूनी आज़ा के दिरहम बरहम होने को महसूस करता है। ताइगांग इसकी बेबसी पर हंसते हुए कहता है, लगता है तुम सिर्फ रफ्तार में ही थोड़े तेज हो, बाकी पिछले लूजर की तरह तुम भी बिल्कुल निकमे और बेकार निकले। वो गुस्से और हकारत से रोगे की तरफ देखते हुए कहता है, तो चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। ये जगह तुम जैसे चूजों के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये कहते ही ताइगांग एक बार फिर एक इंतहाई तेज और गजबनाक वार शू के लिए अपनी मुट्ठी हवा में लहराता है ताकि रोगे का मुकम्मल खात्मा कर सके। ताइगांग के गजबनाक चार्ज के जवाब में रोगे पीछे हटने के बजाय अपनी जादुई स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम पैंतरा बदलता है। जैसे ही ताइगांग का वजनी चट्टानी मका उखाड़े के फर्श पर गिरता है, वहां डोंग की एक हिला देने वाली आवाज पैदा होती है और चट्टानों के टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। रोगे ताइगांग के इस अंधाधुंध वार को कमाल होशियारी से चकमा देकर एक तरफ हट जाता है और उसके चेहरे पर जरा बराबर भी खौफ नजर नहीं आता। ताइगांग गुस्से से तलमुलाकर हंसता है और तंजन कहता है, तुम बस उधर उधर छुप ही सकते हो, है ना? रोगे उसके गुरूर को तोड़ने के लिए तीखी नजरों से उसे घूरता है और अपने गर्द नीले रंग की तेज रफ्तार जादुई तवानाई को मजीद बेदार करते हुए चैलेंज देता है, तो फिर अब खुद आगे बढ़कर हमला करो मोटे मियाँ। ये कहते ही वो बिजली की सी तेजी से ताइगांग की तरफ लपकता है और उससे पहले
कि वो देव कामत जंगजू कुछ समझ पाता, रोगे हवा में उछलकर अपनी पूरी ताकत से एक पुरजोश कक लात ताइगांग के चेहरे पर दे मारता है। इस जबरदस्त किक से फिजा में दोबारा एक खौफनाक धमाका गूंजता है और ताइगांग के मुंह से खून के कतरे हवा में बिखर जाते हैं। रोगे का ये करारा जवाब ताइगांग के घमंड को शदीद ठेस पहुंचाता है और वो गुस्से से बिल्कुल पागल हो जाता है। उसके मुंह से निकलता खून उसकी वहशत को मजीद बढ़ा देता है और वो अपने दोनों चटानी हाथों को अपने सर के पीछे ले जाकर जोड़ते हुए गरजदार आवाज में चलाता है, तो फिर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ तुम्हारे गायब हो जाने मर जाने का किसी को पता भी नहीं चलेगा।